वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ये जो बिल मंजूर हुआ है 26वीं तरमीम जो मंजूर हुई हैं और अपना 2/3 अक्सरियत से हुई हैं। अब पीटीआई जो है उसको कितना डैमेज हुआ है और सियासी तौर पे, और ये डैमेज कंट्रोलेबल है या नहीं है, ये सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं। और फिर एक और अहम बात ये है कि क्या बानी पीटीआई को अब बानी एमक्यूएम की तरह बना दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टी जो कभी एमक्यूएम के बानी की तारीफ करते नहीं थकते थे, खा वो मुस्तफ़ा कमाल हों, खा वो फारूक सत्तार हों या मकबूल सिद्दीकी हों, ये अपने लीडर की राह तकते थे, उनकी तारीफें तौसीफें करते थे, और फिर वही लोग आज खुद ही उनकी बुराइयां कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा मंजरनामा होने जा रहा है? मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब मोहतरमा मेमूना हुसैन साहिबा, तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेमूना, मुझे बताइएगा कि आप आगाज करते हैं कि मोहतरम फजलुर रहमान का किरदार आईनी तरामीम के मंजूर करने में वो आपके सामने है। अब मुझे बताएं कि लोग तो कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई को उन्होंने वहां फेंका है कि जहां पानी ना मिले, तो उन्होंने अपनी तारीफें भी करवा ली उनसे, उन्होंने बिल की तारीफें भी करवा ली, उन्होंने बिल के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज भी कहलवा लिए। अब ना कोई तहरीक की आवाज आ रही है, ना कोई और आवाज आ रही है, बल्कि खामोशी छा गई है और पीटीआई का कोई स्टांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीटीआई पहले इतनी तारीफें कर चुकी है, खा वो उमर अयूब हों, गौहर खान हों, अली जफर हों या दीगर असद कैसर साहब हों, वो मौलाना साहब के कसीदे पढ़ चुके हैं। और अब वो अच्छा बिल के भी वो कसीदे पढ़ चुके हैं कि मौलाना ने दांत निकाल दिए हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इतने कसीदे पढ़ने के बाद क्या फिर ये पार्टी यू टर्न लेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि पीटीआई जो है वो उनको एक मुगालता ही रह गया कि मौलाना फजलुर रहमान जिस मदरसे के उस्ताद है ना, वहाँ पीटीआई अभी तालिब इल्म है। ये बात शायद भूल चुके थे। और अगर बात करें कि सियासत की शतरंज के वो जबरदस्त खिलाड़ी हैं, अगर अब की बात करें तो जो मौजूदा सिचुएशन हुई है, जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को कंट्रोल में रखा, ये बात पीटीआई भूल गई थी कि पीपीपी और पीएमएलएन के साथ मौलाना फजलुर रहमान का एक पुरानी वाबस्तगी है, जो कि अगर हम 1988 की बात करें या अगर हम लमसम बात करें तो 35 ईयर है। अच्छा, फिर इसमें एक और इजाफा कर लें, पॉलिटिकल वाबस्तगी और सियासी खिलाड़ी हैं सारे, ठीक है, हम उम्र भी हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माबैन अपने नजरियात होते हुए भी, सियासी नजरियात होते हुए भी बाहमी इज्जत और एहतराम का रिश्ता रहा है हमेशा से। बिल्कुल, अभी मौजूदा जिस तरीके से उन्होंने सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से खेला है, उसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगी कि जब आपको शायद याद हो कि जरदारी साहब जो है वो सदर थे और यूसुफ रजा गिलानी पीएम थे, और पाकिस्तान में जब बहुत ज्यादा ड्रोन हमले होते थे, यूसुफ रजा गिलानी शोर मचाते थे, हर जलसे में कहते थे कि अमेरिका ड्रोन हमले जो है आपने बंद करे। तो बहुत खूबसूरत एक जुमला अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा था कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी तो हम रोक लेंगे। यानी वो ये जाहिर करवा रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और लोगों को ये रियलाइज करवा रहे थे। इसी तरीके से आज सिचुएशन मौलाना फजलुर रहमान पे भी सेट होती है कि वो पार्लियामेंट में कुछ कह रहे हैं मगर बैकडोर पे वो कुछ और कर रहे हैं। यानी दिखाते, कहते ना जैसे पंजाबी में दिखाना सच्ची ते मारनी कभी, ये सिचुएशन आज हुई है। और पीटीआई को जिस तरीके से धूल चाटनी पड़ी, ये सारी चीजें समझनी चाहिए उनको कि अभी वो सियासत में तालिब इल्म है। अच्छा, और वो सारी आपको लगता है कि धूल चाटनी पड़ी है? मैं यही तो कहती हूँ कि अगर हम यही, आपने अपनी बात में, सवाल में खुद ही तो जवाब दे दिया कि 2/3 अक्सरियत, तो फिर उसके बाद बात कोई रह नहीं जाती कि इनको ये बात सोचनी चाहिए थी
कि वो कहाँ पे खड़े हैं और आज कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि एक चीज इस जमात में देखने को मिलती है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है इनकी जमात में लीडर है, किसी का ऑनर नहीं है, कोई बंदा उमर रसीदा है या कोई बंदा स्टेक होल्डर है या कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जिसने पीटीआई के लिए बेइंतहा काम किया हो। कह रहे हैं कि कोई मुश्तरका हिकमत अमली नहीं है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसी तरीके से आप इस वक्त शुतर बेमुहार हुए, क्योंकि जो लीड करने वाले हैं बानी पीटीआई जो है वो कैद तन्हाई में इस वक्त है, आपको भी मालूम है। और ये चीजें बहुत कंसीडर होती हैं और ये जमात एक्चुअली नाम ही अगर पीटीआई का लें तो सबसे पहले तस्वीर जो जहन में आती है तो वो इमरान खान की आती है। तो अगर वो पार्टी को लीड नहीं कर रहे हैं तो वो पार्टी जो है वो लागर है इस वक्त। कोई भी बंदा लीड कर रहा है उसमें वो दम हम नहीं है। मैं आपको इसकी भी जरा थोड़ा हम उधर भी चलते हैं। मुझे ये बताइए कि इमरान खान की सियासी बसीरत के क्या कहने में क्या तारीफ करूं उनकी, कि उस वक्त तो वो बाहर थे और उनकी हुकूमत थी पंजाब में भी और उनकी हुकूमत थी केपीके में भी, और फिर वो उन्होंने लोगों के में भी थी। सुने, लोगों के कहने में आके उन्होंने असेंबलियों से रिजाइन किया, कौमी असेंबली से रिजाइन किया और अपने आप को बेसरो सामानी की हालत में सड़कों पे ले आए। ये तो उनकी सियासी बसीरत है। और यहां ये वोट देके इस तरमीम में अगर हिस्सा लिया था तो मौलाना पे एहसान चढ़ा के वोट दे देते, तो कल को उस वोट की बेस पे कुछ रियायत भी मांग सकते थे मोहतरम इमरान खान के लिए। यहाँ पे वोट वो इसलिए नहीं दे सकते थे, उसकी मैं लॉजिक आपको बताती हूँ। और दूसरी सबसे अहम बात कि जो अभी आपने सियासी बसीरत की बात की है, दरहकीकत तो इनकी जेब में हमेशा से खोटे सिक्के रहे हैं। जो लॉयल पर्सन है उनको ये अक्सर इग्नोर करते रहे हैं और हमेशा से और आज तक करते रहे हैं, करते आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग इनके साथ अच्छा करने वाले हैं उनको ये लोग नो लिफ्ट लगा देते हैं, नो लिफ्ट का बोर्ड। और सेकेंडली ये उन लोगों को, नए लोगों को अपने कंधों पे बिठा के लीडर बना लेते हैं। अच्छा, आपको इस तरह नहीं लगता कि जैसा लीडर वैसे उसके फॉलोअर्स, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा सिर्फ यूज किया है लोगों को, खा वो किसी भी शोबा है जिंदगी से हो। हमारा अपना एक्सपीरियंस, ये बात तो उनके लिए मशहूर है। और बहुत सारे मेच्योर पॉलिटिशियंस के अलावा बहुत सारे तबका से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने यही राय दी है। और ये बात अगर हम कहें कि सियासत में इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी बंदा दोस्त नहीं होता। सियासत वो खेल है जिसमें आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, यानी आप अपने दम पे ही इस सफर को तय करेंगे। मगर इतना भी नहीं है कि आप अक्सर किसी भी साथी के ऊपर आप रिलाय नहीं करें। और जब आप रिलाय नहीं करेंगे ना लॉयल पर्सन के ऊपर, तो फिर वही सिचुएशन होगी जो आज ये बियर कर रहे हैं। सेकेंडली, जो इश्तियाल अंगेजी और इंतशार की सियासत की है, क्योंकि मैंने लास्ट काफी चैनल के ऊपर एक बात कोट की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की सियासत से इज्तनाब करना चाहिए, खुद को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने तशख्खुस को कायम करने के लिए इन तमाम चीजों को देखना चाहिए कि हम इस तरह की अगर सियासत करेंगे तो कल को हमारा फ्यूचर क्या होगा। और ये इस तरह की सियासत करने की वजह से आज फ्यूचर उनका डार्क दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, इस सियासत में कोई चीज हातमी नहीं होती है, कभी भी कुछ भी चेंज किया जा सकता है, हो जाता है, वक्त के साथ साथ सिनेरियो भी चेंज होते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बात शुरू हुई थी रिजर्व सीट्स के ऊपर से, और फिर जब जो एक रस्मी तौर पे उन्होंने नाम ले लिया वो एक चीज मुतनाजा हो गई। चूंकि इनको इस वक्त मालूम होना चाहिए था कि अगर जस्टिस मंसूर का हल्का सा इन्होंने सहाफियों के सामने जिक्र किया था और उनको ये इस चीज का बखूबी अंदाजा होना चाहिए था इमरान खान साहब को, अगर वो, मैं समझती हूँ कि मेच्योर पॉलिटिशियन हो चुके थे तो क्योंकि पीएम रह चुके हैं हमारे मुल्क के, मगर वो यहाँ पे मात खा गए कि एक तो वो कैद में थे और दूसरा हल्का सा रस्मी तौर पे जो उन्होंने बात का इजहार कर दिया वो बात उनके गले पड़ गई। भी हमें तो बुजुर्ग से समझा गए हैं कि
यही जुबान जो है ये तख्त बिठाती है और यही गधे पे बिठाती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ऐसा ही होता है। और कभी भी ये सियासत शतरंज की एक ऐसी चाल होती है जिसमें आप अपने आप को अगर एक्सपोज कर देते हैं तो आपको वही लोग मरवा देते हैं जो कि जिसके सामने आप एक्सपोज करते हैं। छोटे छोटे मोहरे भी इंसान को पिटवा देते हैं। चले हम थोड़ा यही चीज पीटीआई के साथ हुई चले है। मैं पॉलिटिकल गेमिक्स की बात करूंगा, सियासी हिकमत अमली पे हम आ जाएं। आपको इस सारे कजिए में, तरामीमी मामलात में, आपको मुस्लिम में एक पार्टी पे हम आते हैं, मुस्लिम लीग नवाज की जो हिकमत अमली थी वो आपको कैसी लगी? देखिए, वो सियासत के एक पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन को मोल्ड करना है। बहुत सारे बैड पीरियड्स आए हैं और उनको उन्होंने किस तरीके से, आपको भी पता है, हम चूंकि एक अरसे से जर्नलिज्म के साथ आप मुंसलिक हैं, तो इन तमाम पीरियड्स को उन्होंने बड़े बखूबी तरीके से निभाया भी और उनसे निकले भी ये। और इस वक्त जो सिचुएशन थी, अगर ये तरमीम ना आती तो मेरे ख्याल में इन फ्यूचर पीएमएलएन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होनी थी। उनका जो पीरियड था वो प्रॉब्लम में चला जाना था, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर आते तो फॉर्म 46, 47 ओपन होते और परस्यू होते सारे मामलात। तो उन मामलात में क्या होना था कि नॉन लीग के पीटीआई के जो लोग थे उनको उनका तशख़्ख़ुस कायम हो जाना था। उन्होंने पार्लियामेंट में अपना एक वजन बना लेना था। उससे क्या होना था, पीएमएलएन कमजोर हो जानी थी। जब पीएमएलएन कमजोर हो जानी थी तो वो अपना तशख़्ख़ुस कायम नहीं रख पानी थी। अब क्या सिचुएशन नजर आ रही है? अब सिचुएशन जो है उलट हो गई। अब सिचुएशन बिल्कुल उलट हो गई है। जो सिचुएशन यानी तरमीम से पहले थी, अब उसको बिल्कुल उसका रुख दूसरा लगा लें। ये 90 डिग्री से ये सारा मामला हुआ है। ये तो आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करें क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जब रिजल्ट आया था सीट एग्जिट का, उसके बाद तो ये गेम चेंजिंग करने के लिए सिचुएशन के साथ खेलना पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो हो गई मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिकल हिकमत अमली, और आपने देखा कि सारी सियासी हिकमत अमली में शहबाज शरीफ खामोश रहे, हमने देखा नवाज शरीफ खामोश रहे, और अब आप ये क्या कहेंगी कि बहुत ज्यादा काम करने वाले बढ़ चढ़ के जो नजर आए हमें वो बिलावल भुट्टो थे, और ये बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने मिलके पीटीआई की ये हालत कर दी जो इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, हम सब एक चीज की भी परेशानी है कहना, चाहे वो पीपीपी है चाहे वो पीएमएलएन है, उसमें एक चीज है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई जो है इस वक्त कैद में है, जो कि सिचुएशन बियर की है उन्होंने और जो कर रहे हैं। अगर वो कैद से आ जाते हैं तो बाहर निकल आते हैं तो ये ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं लोगों के लिए क्रिएट होनी थी, क्योंकि वो लोग, आपको पता है कि इमरान खान की नेचर क्या है, वो सारी चीजें, इन चीजों से भी ये फियर फील कर रहे हैं। हाँ। जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मगर मैं समझती हूँ कि फियर फील करने से बेहतर है कि अगर आप उनको बिठा के टेबल टॉक करें और कंसेंसस डेवलप करें। वो कैसे हो सकता है? देखें ना, इंतशार का हल यही है। ये अपने भोलेपन में आप उनको मरवाना है। आपने वो जो जिस शख्स का नाम इमरान खान है वो बातचीत करने का आदी नहीं है, खा वो क्रिकेट हो, खा वो पीसीबी का आप उसका किरदार देख लें, खा दीगर मामले अपनी पार्टी में हो, वो तो अपने जैसा किसी को ना समझता है, ना वो अपनी पार्टी से किसी को पनपने दे रहा है।
नहीं, ये तो बहुत बात है कि बड़े बड़े नाम जो क्रिकेट के मैदान के भी जो है उनके भी गर्दनें उड़ाई हैं अपने आप को कायम रखने के लिए उस दौर में भी। अच्छा, ये देखें कि ये लोगों के साथ फ्यूचर के साथ खेलने वाली शख्सियत हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत फरमाए। ये हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि शाह महमूद कुरैशी का आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है रात की वोटिंग के बाद? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर उनके साथ टेबल टॉक किया जाए तो वो किसी हतमी फैसले तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, मुझे लग ये रहा है, मैं भी आज के प्रोग्राम में बात कर देता हूं, क्योंकि पहले भी मैंने कुछ बातें की थी, वो आज बड़ी दुरुस्त साबित हुई। मुझे लग ये रहा है कि फ्यूचर लीडर जो पीटीआई का होगा वो शाह महमूद कुरैशी होगा, क्योंकि ज़हूर हुसैन कुरैशी उनके भांजे हैं, उन्होंने भी वोट दिया है। ज़ैन कुरैशी भी हुकूमती बेंचों पे बैठ गए हैं, और मुझे लगता है शाह महमूद कुरैशी जल्दी बाहर भी आ जाएंगे। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो एक सॉफ्ट तबीयत के हैं और एक बचे हुए पॉलिटिशियन हैं। उनको अगर हम देखते हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं समझती हूँ कि और कोई भी बंदा इस पर्सनैलिटी का है ही नहीं है पूरी पीटीआई में, जिन्होंने क़यादत भी अभी तक संभाली हुई है। वो इस टाइप के है ही नहीं है कि वो लीड कर सके। अच्छा, और उनमें वो चीज दिखाई नहीं देती जो कि एक शाह महमूद कुरैशी साहब में दिखाई देती है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी अगर आ जाते हैं तो इमरान खान का फ्यूचर तो बिल्कुल गया ना जी, फिर सियासी मुस्तकबिल। देखिए, सियासी फ्यूचर तो इस वक्त नो डाउट कि जिस सिचुएशन पे वो खड़े हैं, और जो चीज मैंने आपके साथ ये अभी बयान की है अपने पॉइंट को, कि असल में फियर क्या है और प्रॉब्लम क्या है, और इदारों के साथ फ्लेक्सिबल हो ना होना, कंसेंसस को डेवलप ना करना, अपनी बात पे अड़े रहना, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इनके फ्यूचर को क्या, इनकी पॉलिटिकल तमाम जितनी भी जद्दोजहद है जो इन्होंने इतने अच्छे से की है, वो सारे के सारा मलिया मेट हो जाता है। आखिरी सवाल, अच्छा, किसी भी सियासी जमात का जो कंडक्ट होता है, देखें पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आता रहता है जी जी, वो उस सियासी जमात के करैक्टर का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। आपने देखा कि इस जमात की बदकिस्मती यह है कि पॉपुलर होने के साथ साथ बैड लक इनकी यह है कि इनका जो करैक्टर बिल्डअप हुआ है लोगों के ज़हनों में, वो ये हुआ है कि ये फसादी टोला है, वो ये हुआ है ये शरारती टोला है। वो किस तरह से कि जब चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था उस वक्त भी ये धरने पे थे, और अभी शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस होनी थी उस वक्त भी इन्होंने एहतजाज किया, और फिर जनरल आसम मुनीर जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके रोकने के भी इन्होंने एहतजाज किया, रोकने के लिए, और अब मंसूर अली शाह को लाने के लिए भी एहतजाज किया। तो ये किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा कि कितना बड़ा सियासी नुकसान हुआ है इनको। मैं तो पहले कह रही हूँ कि ये सियासी इंतशार की सियासत से इनका बहुत फ्यूचर डार्क हुआ, और उसकी सबसे बेसिक रीजन कि तमाम चीजें गुस्से के साथ नहीं होती हैं, ठंडे दिमाग के साथ हल की जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी में बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी इस सेंस में कहूंगी कि हम यूथ बहुत कसीर तादाद में है। उनको लगता है कि शायद जोर जबरदस्ती से और एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने से ये काम पॉसिबल हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो चेहरे इतने अरसे से हम देख रहे हैं, वो खिलाड़ी कुछ और हैं, वो बहुत ठंडी गेम कर जाते हैं। और उनके ये अगर इंतशारी टोले में या इस सेंस में इस पार्टी को आज पोर्ट्रेट किया जा रहा है, उसमें मैं समझती हूँ कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन भी रही है इस जमात को इसका नाम देने के लिए। नहीं तो 9 मई कैंपेन ने तो ना किया, 9 मई तो इन्होंने खुद किया, इन्होंने सारे काम खुद किए। इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगी शमसी साहब, उसकी रीजन के हमारे इदारे इतने बड़े पैमाने पे 9 मई सानिया अगर हुआ है, तो उसमें मैं 12 एक बात कहती हूँ कि हमारा दौर, हम जिस दौर में कदम रख चुके हैं वहां पे हर चीज प्रूफ रखती है, और इनके पास प्रूफ है तो इनको फौरी तौर पे उन तमाम चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली शफाफियत के साथ अब तक अपने किरदार पे पहुंचा देना चाहिए। बिल नाफजुल अमल हो गया है ना, तो इसके बाद आप देखिएगा अली अमीन गंडापुर भी अपने किरदार को पहुंचेगा, और दीगर लोग भी जो इसमें शामिल थे वो अपने अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे।
ये अल्लाह ताला उन सब पे अपना रहम फरमाए, पाकिस्तान पे भी रहम फरमाए। मैं समझता हूं कि आपने बहुत कंप्रिहेंसिव गुफ्तगू की है आज के प्रोग्राम में, आपका शुक्रगुजार हूं। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो जो ही हम ब्रेक से वापस आते हैं मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिएगा।